नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का स्वागत है हमारे को इस वीडियो में। नाइट में आपकी क्लास ली जा रही है। आपकी एग्जाम कल सुबह मॉर्निंग में होने वाली है। बीए सेमेस्टर फर्स्ट के आप विद्यार्थी होंगे, पीडीएस यूनिवर्सिटी से के विद्यार्थी होंगे। माइनर में आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट होगी। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में हम करने वाले हैं। 23 जनवरी यानी कल सुबह आपकी एग्जाम लगभग 8 बजे शुरू हो जाएगी। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बिना किसी तरीके जल्दबाजी से करते हैं। क्वेश्चन आपके सेम ड्यूटी एग्जाम में उतरेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। बिना किसी तरीके हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। बहुत स्पीड से क्लास चलेगी आपकी। तो क्लास से जुड़े रहना। लगभग आपकी 5 से 7 मिनट की क्लास होने वाली है। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से देख लेना पूरी क्लास को। तो बिना किसी तरीके क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपके बीच में क्वेश्चन आया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो प्राचीन स्रोतों की विवेचना कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण मुख्य स्रोत हैं। यानी कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए आपके साहित्यिक, पुरातात्विक और आपके विदेशी विवरण मुख्य स्रोत माने जाते हैं। साहित्यिक स्रोत में वेद, उपनिषद एंड रामायण आपकी शामिल की जाती है। वेद, रामायण, उपनिषद, महाभारत एंड पुराण को एंड जैन धर्म ग्रंथ को आपको शामिल किया जाता है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक, खुदाइयाँ एवं खुदाइयों से प्राप्त सामग्री मिली है। विदेशी यात्रियों जैसे पावन अहिंसा यानी विदेशी यात्री थे जो मुख्य से भारतीय शासन में एक यात्रा करने के लिए आई थी। इन्होंने मुख्य से विवरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत में। तो आपको बिल्कुल याद रहना कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत मुख्य रूप से माने जाते हैं वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म एवं जैन ग्रंथ एंड पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक आदि माने जाते हैं। यात्री जो मुख्य से आपके फायान थे जो चीन से आए थे, ह्वेनसोंग जो आपके चीन से आए थे, मैक्स ने आपके मध्य एशिया से आए थे। ये प्रमुख मुख्य रूप से भारत के नौजवान थे जिन्होंने भारत में आकर भारत में एक अच्छी संस्कृति फैलाने का प्रमुख कार्य किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, आर्थिक व्यवस्था एवं पतन का कारण लिखिए। तो पतन का कारण लिखिए। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषता आपकी नगर नियोजन, पक्की ईंटें, जल निकासी प्रणाली व समानता आधारित है। थ्री, अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन और व्यवहार पर आधारित थी। पतन के कारण में जलवायु परिवर्तन यानी इसका पतन होने के कारण ये तो आपको जल था यानी कि आपकी रावी नदी के जल के बहाव के कारण मुख्य रूप से इसको नदियों का मार्ग बदलना यानी कि रावी नदी यानी सिंधु नदी के जल के बहाव के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया था। आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया यानी कि वहाँ पर भूमि जलदनी होने के कारण यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पूछा था कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षा केंद्र क्या था? आपके प्राचीन भारतीय शिक्षा में गुरुकुल बनाने पहले यानी कि शिष्य यानी एक गुरु के घर में यानी कि गुरु के घर में रह के ही वहाँ पर एक छात्रावास के रूप में वहीं पर शिक्षा ग्रहण करता था। जैसे तक्षशिला एवं विक्रमशिला वल्लभी प्रमुख शिक्षा केंद्र है। ये वहाँ वेद, दर्शन एवं चिकित्सा राजनीति पढ़ाई की जाती है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि पूर्व एवं मध्यकालीन यानी इसका पूर्व एवं मध्यकालीन वैदिक काल का महाजन काल की तुलना की थी। तो पूर्व काल में छोटे छोटे राज्य थे। वैदिक काल में समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था जबकि महाजन काल में शक्तिशाली राज्य उभर रहे थे। महाजन काल में नगरों, व्यापार व मुद्रा का विकास मुख्य रूप से हुआ है। अब उनको जानना है अशोक दम की विशेषता है। आपको अशोक दम की प्रमुख विशेषता बतानी है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लानी हुई तेजल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जुड़ जाना है क्योंकि अभी बहुत स्पीड से आपकी क्लास ली जा रही है। क्योंकि कल सुबह आपकी एग्जाम है, वो विद्यार्थी एग्जाम के पास में एक क्लास वीडियो नहीं दे पाती, इसलिए मैं जल्दी स्पीड से कर रहा हूँ। ठीक है। अशोक दम नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। अशोक दम नैतिक मूल्यों पर आधारित थी आपकी। इसमें सहिष्णुता, माता पिता की सेवा और दया और सत्य पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक एकता स्थापित करना माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके बीच में आता है कि गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान एवं प्रशासन क्या किया है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको पता होगा कि स्वर्ण युग कहा जाता है। कालिदास जैसे महान साहित्यकार आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में योगदान दिया था। प्रशासन सुचारू था और राजा को धर्म रक्षक माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके बीच में आता है कि वैदिक युगीन संस्कृति एवं समाज राजनीति कैसी थी? तो ठीक है, आपको बताना है कि वैदिक समाज वैदिक वैदिक युगीन संस्कृति, समाज और राजनीति कैसी? तो वैदिक समाज कृषि प्रधान था। बिल्कुल याद रखना है। वर्ण व्यवस्था आधारित वर्ण व्यवस्था पड़ती थी। राजनीतिक व्यवस्था में राजा सर्वोच्च होता है यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में आप उस समय राजा प्रमुख था, लेकिन सभा और समिति जैसी संस्थाएं भी वहाँ पर प्रमुख रूप से प्रचलित थी। मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्य साम्राज्य की संस्थापित शासन व्यवस्था आपकी अत्यंत केंद्रीकृत राजा और स्रोत होता था। वो प्रांतों का प्रशासन कुमारों द्वारा किया जाता। ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म की तुलना कीजिए। जैन और बौद्ध धर्म में दोनों में तुलना कर देंगे। आपको वीडियो बिना किसी देखते रहना। ठीक है। दोनों धर्म अहिंसा पर आधारित थी। दोनों धर्म आपकी अहिंसा पर आधारित थी। जैन धर्म में कठोर तपस्या पर बल दिया जाता था एंड जबकि बौद्ध धर्म पर मध्यम मार्ग का
समय तक था। ठीक है, बौद्ध धर्म की अधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है, अधिक लोकप्रिय हुआ। मौर्यकालीन समाज एवं अर्थ क्या है? तो मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण आधारित था। कृषि मुख्य व्यवसाय था। राज्य व्यापार पर आधारित था। ठीक है, गुप्तकालीन समाज की विशेषताएं बताते। तो गुप्तकालीन समाज की विशेषताएं, गुप्तकालीन वर्ण व्यवस्था प्रमुख रहती थी, मजबूत रहती थी। यहाँ नारी शक्ति की गिरावट मुख्य से आई है। सगम एवं युगम साहित्य में, सगम एवं युगम साहित्य क्या? सगम युग दक्षिण भारत में प्रचलित है। सगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। ये समाज कृषि व्यापार पर आधारित माना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां आपको बताना है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियां कौन सी है? तो यहाँ एक मानवीय विजेता था जिसने उत्तरी और दक्षिण में विजय किया था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, पाल एवं प्रत्यार वंश का योगदान किया। पाल एवं प्रत्यार वंश को शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इन प्रत्यारों ने अरब आक्रमणों को रोका और कला संस्कृति को संरक्षण दिया था। ठीक है, आगे भी जाता है कि मथुरा और गांधार मौर्यकालीन कला क्या था? मौर्यकालीन कला क्या था? मथुरा कला भारतीय शैली पर आधारित थी। गांधार कला में यूनानी प्रभाव। मौर्यकालीन स्थापत्य में स्तंभ और स्तूप प्रमुख थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन लर्निंग भी तेजल पाइप इसके ऊपर अपलोड हो रही है। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है एंड टेलीग्राम में दिखा पीडीएफ एक साथ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा लर्निंग भी तेजल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी वीडियो में अच्छी डिटेल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।